गुड इवनिंग एवरीवन। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है आपका टिलेज। देखिए, अगर मैं टिलेज की बात करूं तो आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को हम लोग मोस्टली 3 to 4 लेक्चर में कवर करेंगे। आराम से पढ़ेंगे, चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, क्योंकि ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अंदर थोड़ा सा आपको जाके डेप्थ में पढ़ना होता है, क्योंकि इनके इक्विपमेंट वगैरह के बारे में भी आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है। ठीक है, और इसी को आप पढ़ते होंगे एग्रोनॉमी के अंदर, जहाँ पे थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन के रूप में दिया जाता है कि टिलेज क्या होता है, इनके टाइप्स क्या होते हैं। हम लोग 1 by 1 डिटेल में समझेंगे, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये नोट्स मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे फॉरवर्ड कर दूंगा, तो आपको अभी जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करनी है, जहाँ पे आपको करंट अफेयर के साथ साथ वहाँ पे आपको क्विजेस भी मिल जाएंगी। ठीक है, नाउ गाइस स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले अगर मैं बात करूं टिलेज, अब मुझे यहाँ से 2-3 क्वेश्चन जो कि बहुत ही बेसिक लेवल में पूछा जाता है वो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले आप मुझे ये बता दीजिए कि इनके फादर कौन है। फादर ऑफ टिलेज किसको बोलते हैं भाई? एनीवन? फादर ऑफ टिलेज हमारे हैं जेथरो टूल। कौन है? जेथरो टूल। ठीक है, ये फादर ऑफ टिलेज हो जाते हैं। अगर हम बात करें फादर ऑफ मॉडर्न टिलेज, तो फादर ऑफ मॉडर्न टिलेज भी हमारे कौन है? जेथरो टूल है। बट अगर हम बात करें, यहाँ पे लोग गलत करते हैं, फादर ऑफ जीरो टिलेज। जीरो टिलेज के फादर कौन है? तो याद रखिएगा, जीरो टिलेज के फादर हैं आपके जी.बी. ट्रिपलेट। जी.बी. ट्रिपलेट साहब जो हैं वो कौन है? फादर ऑफ जीरो टिलेज। ठीक ना, तो 3 यहाँ पे आपको याद रखना है। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है फादर ऑफ टिलेज कौन है? जेथरो टूल। फादर ऑफ मॉडर्न टिलेज कौन है? जेथरो टूल। फादर ऑफ जीरो टिलेज कौन है? फादर ऑफ जीरो टिलेज कौन है? जी.बी. ट्रिपलेट। ठीक है, इज इट क्लियर एवरीवन? याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नो, अब हम समझते हैं, आराम से समझेंगे, कोई अकबकी नहीं है, एकदम आराम से समझते हुए चलना। ठीक है, टिलेज क्या होता है? बुक इज लैंग्वेज मैं कभी रिफर नहीं करता, समझना इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। लिखा हुआ आपको हर किताब में मिल जाएगा, तो ट्राई करो चीज़ों को समझने का। ठीक है, तो ताकि आप लंबे टाइम तक याद रख पाओगे। नो, देखिए टिलेज क्या होता है। टिलेज की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि एक फील्ड जो है वो स्टार्टिंग में कैसा होता है? पूरा का पूरा कॉम्पैक्ट होता है। जैसे मान के चलो कि आपने इस फील्ड में कोई क्रॉप की खेती करी थी, आफ्टर उसके हार्वेस्टिंग के बाद उस फील्ड को कुछ टाइम के लिए छोड़ दिए, खुला छोड़ दिए, आपने उसमें भी क्रॉप की कल्टीवेशन नहीं करी, तो आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे क्या होगा, इसमें बहुत तरीके के वीड ग्रोथ हो जाएंगे। यहाँ की जो मिट्टी है वो कैसी हो जाएगी? कॉम्पैक्ट हो जाएगी, मिट्टी बहुत ही टाइट हो जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? सपोज अब मन हुआ कि नहीं, अब ये जो हमारा फील्ड है इसमें हम अब जा रहे हैं कुछ क्रॉप की सोइंग करेंगे, तो क्या आप ऐसी क्रॉप की सोइंग कर देंगे? क्या आपकी मिट्टी टाइट थी और इसी में आपने सोइंग कर दिया? इज इट पॉसिबल? पॉसिबल है। मैं आगे आप कंसेप्ट पढ़ाऊंगा आपको, जीरो टिलेज क्या होता है, मिनिमम टिलेज क्या होता है, मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन एक अभी फिलहाल आप समझो कि कुछ भी नहीं आ रहा आपको, बस अभी इतना समझो कि मिट्टी आपकी पूरी की पूरी कॉम्पैक्ट है, पूरी की पूरी टाइट है, और इसमें आपको मैंने बोला कि भाई एक काम करो, यहाँ पे ना आप लगा दो पोटैटो। ठीक है, आप बोलोगे सर कैसे लगाएंगे, पूरी मिट्टी जो है वो पूरी टाइट है, अरे आप इन तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा, कैसे लगाएंगे? तो आपको मैंने बोला कि हाँ, इसके लिए क्या करना होगा? इस मिट्टी को लूज करना होगा। ठीक है, मिट्टी को क्या करेंगे? लूज करेंगे। अब लूज करने के लिए हम क्या करेंगे? प्लोइंग करेंगे सर। ठीक है, तो मिट्टी में हम प्लोइंग करते हैं। ठीक है, जिनके तहत क्या होगा कि जो कॉम्पैक्ट मिट्टी थी वो कैसी हो जाएगी? लूज हो जाएगी। और लूज होने के बाद अब ये मिट्टी कैसी हो गई? फेवरेबल हो जाएगी कि आप इसमें किसी भी तरह के क्रॉप की सोइंग कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मतलब यही है कि भैया एक जो मिट्टी थी वो काफ़ी कॉम्पैक्ट थी, है ना, और उस एरिया में हमने क्या किया? प्लोइंग कर दिया। और प्लोइंग करने के का ये ऑब्जेक्टिव हुआ कि भैया वो मिट्टी कैसी हो गई? आपकी लूज हो गई। अब लूज होने के बाद अब आप बोलेंगे सर हाँ, मिट्टी अब सही हो गई है, अब इसमें हम बेड्स बनाएंगे, और बेड बना के हम यहाँ पे जो है वो, है ना, सीड बेड बना क्या करेंगे? इसमें हम क्रॉप की सोइंग करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम टिलेज क्यों करते हैं, इनकी मैं बताऊंगा कि क्यों करते हैं, इनके हम ऑब्जेक्टिव में पढ़ेंगे। लेकिन अभी समझने का मतलब ये है कि भैया आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि टिलेज होता क्या है। तो कुल मिला के टिलेज क्या होता है कि भैया हम मिट्टी को क्या कर रहे हैं? पलट रहे हैं, और पलटने से बेनिफिट ये हो रहा है कि मिट्टी आपकी लूज हो जा रही है। और लूज होने का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा कि भैया अब मिट्टी हो गई क्या? फेवरेबल कंडीशन में आ गई, अब हम किसी भी क्रॉप की सोइंग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका टिलेज। अब एक यहाँ पे एक और वर्ड आता है, दैट इज टिल्थ। टिल्थ, अब टिल्थ क्या होता है? देखो ध्यान से समझो। हुआ क्या कि ये आपकी सॉइल थी, ठीक है, आपने यहाँ पे टिलेज कर दिया, इस फील्ड में आपने टिलेज कर दिया। अब
समझने की कोशिश करो कि भैया आप किसी को देखे ना अपने खेत में आप हल चला रहे हैं, ठीक है, आप खेत की प्लोइंग कर रहे हैं। अब प्लोइंग करने के बाद सपोज कि पूरी फील्ड में प्लोइंग हो गई। अब पूरी फील्ड में प्लोइंग होने के बाद जिस तरीके का आपको फील्ड दिखाई पड़ रहा है उससे हम क्या बोलते हैं, टिल्थ बोलते हैं। तो आफ्टर प्लोइंग जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है, जिस तरीके का आपको फील्ड दिखाई पड़ रहा है मेरे भाई, उसको क्या बोलते हैं, टिल्थ बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आई। तो होप सो आपको टिलेज और टिल्थ में क्या डिफरेंस होता है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भैया ये टिलेज हम करते क्यों हैं, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है टिलेज करने का। तो देखो सबसे पहली बात कि टिलेज करोगे, लिखा हुआ यहाँ पे फिर बाद में देखना। सबसे पहले आप खुद के दिमाग से सोच के बताओ कि हम हल क्यों चलाते हैं खेत के अंदर, प्लोइंग क्यों करते हैं। पहला, ठीक है सर, मिट्टी को लूज करने के लिए। और सोचो और क्या करते हैं सर, उसमें बहुत तरीके के वीड्स होते हैं सर, हमारे फील्ड में जो है बहुत तरीके के वीड्स होते हैं, वो हम प्लोइंग कर देंगे तो वो हट जाएंगे। बहुत अच्छी बात। तीसरी बात और क्या हो सकता है सर, क्योंकि हम मिट्टी पे बहुत टाइम से, इस एरिया में हमने बहुत टाइम से खेती नहीं करी है, तो ये बहुत ज़्यादा चांस हो सकता है कि इसके अंदर जो पेस्ट हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो आके रह रहे होंगे और अंदर बहुत तरीके के जो है वो इंसेक्ट्स होंगे और अंडे दे दिए होंगे। ठीक है, और हम जब इनकी प्लोइंग नहीं करेंगे, इनको हम टिलेज नहीं करेंगे, तो हुआ क्या कि हम यहाँ पे अगर फील्ड में कोई क्रॉप लगा दिए तो ये जो हमारे बैक्टीरिया हैं जो सॉइल के अंदर हैं वो कहीं ना कहीं हमारी फसल को डैमेज करेंगे। तो हमें इनसे बेनिफिट ये मिलेगा कि जो भी इंसेक्ट और पेस्ट होंगे वो क्या होंगे, डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे। आप प्लोइंग कर देंगे तो सनलाइट जब उसके ऊपर पड़ेगा तो इंसेक्ट वहीं पे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, और क्या हो सकता है बेनिफिट, और बताओ, सोचो क्या हो सकता है। इसकी बेनिफिट ये होगी कि एरेशन कैपेसिटी बढ़ जाएगी सर। एरेशन कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। मतलब अब आप मिट्टी समझो ना कि ये बहुत ही टाइट है, ये मिट्टी है बहुत ही टाइट है, तो क्या इसके अंदर हवा पास हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। जब इसको आप लूज कर देंगे तो इसके अंदर एरेशन जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो पाएगा। और बेनिफिट इसका ये है कि जितना अच्छा एरेशन होता है उतना अच्छा आपकी रूट की ग्रोथ होगी और उतना अच्छा आपको यील्ड मिलेगा। ठीक है, उतनी अच्छी आपकी प्रोडक्शन होगी। तो एरेशन कैपेसिटी भी क्या हो गया, बढ़ गया। और क्या बेनिफिट होगा बताओ, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सर बढ़ जाती है अगर आप टिलेज करेंगे। देखो ध्यान सुनो, जैसे मान के चलो कि ये फील्ड है, कंपेयर करना सीखो, हाँ तो याद रहेगा आपको। ये फील्ड है, यहाँ की मिट्टी कंप्लीट टाइट है, पूरी तरीके से मिट्टी क्या है, टाइट है ना। और आप क्या करेंगे, सपोज बारिश हो गया, बारिश होगा तो क्या होगा कि भैया जब बारिश होगा तो क्योंकि मिट्टी टाइट है तो आराम से पानी यहाँ से क्या हो जाएगी, बह जाएगी। यहाँ से पानी क्या होगी, बह जाएगी, आपके फील्ड से होते हुए पानी बाहर चले जाएगी, है ना। तो इसका दो नुकसान हुआ। पहली बात कि पानी जो आपके फील्ड में होल्ड होना चाहिए था हुआ नहीं, नमी बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा, है ना। आप इसको अगर ऐसे अंदर से खोद के निकालोगे, अंदर की तरफ सूखा हुआ दिखाई पड़ेगा, बाहर की केवल थोड़ा बहुत नमी रहेगा। तो पानी एक तो आपके फील्ड से बाहर चली जाएगी, वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। दूसरी बात यहाँ पे और क्या कमी हो सकती है सर, क्योंकि मिट्टी टाइट है तो मिट्टी जब पानी बहेगी हमारे फील्ड से तो आपकी मिट्टी को भी लेते हुए चली जाएगी। दैट मीन्स कि इरोजन, सॉइल इरोजन भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप अब दूसरी कंडीशन की तरफ चलते हैं, ये फील्ड है, इसमें आपने पानी से बारिश से पहले क्या कर दिया, प्लोइंग कर दिया। इसलिए देखे होंगे आप, जब मानसून आने वाली होती है तो मानसून आने से पहले जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, खेत में प्लोइंग कर देते हैं, जिससे क्या उनको बेनिफिट मिलता है। एक कि जो मिट्टी है वो आपके फील्ड में ही रहती है, मतलब आपको इरोजन, सॉइल इरोजन देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी कि ये मिट्टी जो है पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है। तो सर एक वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगा, और क्या होगा, सॉइल इरोजन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। और क्या हो सकता है सर, और एक याद रखना, एक इंपॉर्टेंट सा प्रॉपर्टी यहाँ पे ये हो जाता है कि बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी आप सॉइल साइंस में पढ़े होंगे, मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ाया हुआ है सॉइल साइंस के अंदर कि बल्क डेंसिटी क्या होता है, पार्टिकल डेंसिटी क्या होता है। तो बल्क डेंसिटी क्या होता है, आपका रिड्यूस होता है। देखो याद रखना, टिलेज जो होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बल्क डेंसिटी का। मतलब जितना ज़्यादा आप टिलेज करेंगे बल्क डेंसिटी उतनी कम होगी। ठीक है, तो एक आपको बेनिफिट ये हो जाएगा कि बल्क डेंसिटी जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। ठीक है, और हीट एक्सचेंज कैपेसिटी जो होता है ना, हीट, क्योंकि देखो मिट्टी कॉम्पैक्ट है तो अंदर की तरफ हीट ज़्यादा होगी, जैसे उसको आप लूज़ कर देंगे तो हीट क्या होगी, कहीं ना कहीं लूज़ हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो हीट भी क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। और क्या बेनिफिट मिलेगा कि रूट का ग्रोथ काफ़ी अच्छा होता है, रूट काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा, काफ़ी ज़्यादा वो पेनिट्रेट करेगा, काफ़ी ज़्यादा वो फैलेगा, तो उतना ही अच्छा वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर पाएगा और उतनी ही बेटर उनकी जो है वो
प्रोडक्टिविटी होगी। तो ये सारे जो हैं कहीं ना कहीं देख पा रहे होंगे कि हमें टिलेज करने के बेनिफिट्स हैं, इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, है ना। तो समझ में आ गया होगा आपको कि भाई टिलेज करना कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे फील्ड में, है ना। बिना टिलेज के हम वैसे भी तो खेती नहीं कर सकते हैं, मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा, लेकिन अभी तक नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि भाई सुनो ध्यान से, आगे कंसेप्ट आएंगे। अभी आप चले जाएंगे, जब पढ़ेंगे ना मॉडर्न टिलेज, तो वहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन पढ़ने को मिलेगा। वहाँ पे आप पढ़ेंगे मिनिमम टिलेज, जीरो टिलेज। तो वहाँ बताऊंगा कि भाई बिना पूरे फील्ड में जो प्लॉइंग करने के बावजूद आप खेती कर सकते हो। लेकिन अभी तक, क्योंकि अभी हमने वहाँ तक पढ़ा नहीं है, अभी तक मैं बताओ क्या आप टिलेज किए बिना खेती कर सकते हो? नहीं कर सकते, ठीक है। तो इतनी बातें समझ में आ गई आपको। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। देखो हमने पढ़ा कि भैया टिलेज क्या होता है, टिल्थ क्या होता है, दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है। इनके अलावा हमने देखा कि टिलेज हम करते क्यों हैं, इनके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, ये हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। चलिए, अब हम कुछ आपको इक्विपमेंट दिखाते हैं। ये इक्विपमेंट होप सो कुछ आप लोगों ने देखा होगा, कुछ आप लोगों ने नहीं देखा होगा। और क्योंकि हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आपको टिलेज के अंदर खासकर ये जो हम पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फार्म मशीनरी एंड पावर, जिसके हम जो हमारा सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट के अंदर हमें एक एक इक्विपमेंट को काफ़ी डेप्थ में पढ़ना है। डिस्क प्लाउ है तो क्या कितना एंगल बनता है, कैसे काम करता है, इनके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, हम लोग एक एक इक्विपमेंट के बारे में जो है वो डिटेल में समझेंगे। लेकिन सबसे पहले ये मेक श्योर कर लीजिएगा आप कि आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं बोलूँ डिस्क प्लाउ, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि हाँ डिस्क प्लाउ जो है वो ऐसा दिखाई पड़ता है, रोटावेटर ऐसा दिखाई पड़ता है, एमबी प्लाउ ऐसा दिखाई पड़ता है, तो वो माइंड में आपका आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैं सबसे पहले आपको ले चलता हूँ कुछ डायग्राम की तरफ, जिनको देख के आप होप सो कभी इक्विपमेंट कैसे काम करते हैं और कैसे होते हैं। नो लुक, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट से इम्प्लीमेंट्स हैं जो कि हमारे एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं। मोस्टली इनको आप देखे होंगे यूज़ करते हुए। सबसे पहले आप देखेंगे डिस्क प्लाउ है हमारा ये। एक मिनट ना, इसको अरेंज कर लेता हूँ मैं। देखिए ये क्या है, हमारा डिस्क प्लाउ है। कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा डिस्क प्लाउ, है ना। एकदम इमेज को दिमाग में बैठा लो, क्योंकि हम एक एक इम्प्लीमेंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ आपको इतना करना है कि आपको ये जो इमेज है अपने दिमाग में बैठा लेना है कि डिस्क प्लाउ ऐसा दिखाई पड़ता है। नाउ लुक, चिजल प्लाउ इस तरीके का दिखाई पड़ता है मेरे भाई। एमबी प्लाउ कुछ इस टाइप का दिखाई पड़ता है। सब सॉइलर इस टाइप का दिखाई पड़ता है ना। एक बार फिर से आप अपने से पढ़ो, 1 मिनट का ब्रेक लो और खुद से पढ़ो। चलिए, होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्क प्लाउ कैसा दिखाई पड़ता है, एमबी प्लाउ कैसा दिखाई पड़ता है। और देखते हैं, चलिए और इक्विपमेंट के बारे में देखते हैं हम लोग। नो, यहाँ पे देखिए, ये है आपका डिस्क हैरो, ऐसा दिखाई पड़ता है। लेज़र लेबलर, जिसका यूज़ हम लेबल करने के लिए करते हैं ना। जैसे मान के चलो कि कहीं ज़मीन जो है हमारा वो ऊपर नीचे है, तो उसको हमको अगर एक लेवल में करना है तो उसके लिए हम लोग इस चीज़ का यूज़ करते हैं ना, लेज़र लेबलर का यूज़ करते हैं। स्क्रैपर देखो ऐसा दिखाई पड़ता है। रोटावेटर, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना, ऐसा दिखाई पड़ता है मेरे भाई। रोटावेटर क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। मैं आपको जब क्लासिफिकेशन बताऊंगा प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज, तो आपको समझ में आएगा कि रोटावेटर जो है वो किसका क्लासिफिकेशन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अभी सिर्फ इतना देख लो कि रोटावेटर दिखाई कैसा पड़ता है, ठीक है। देख लिया आप लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नो, दिस इज सीड ड्रिल, है ना। फिर देखो ये हमारा सीड कम फर्टी ड्रिल, ये है आपका जीरो टिल ड्रिल, ये देखो हैप्पी सीडर है, ठीक है, ऐसा दिखाई पड़ता है। क्या डिफरेंस होता है सीड ड्रिल में, सीड कम फर्टी ड्रिल में, जीरो टिल ड्रिल में, हैप्पी सीडर में? आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वेट करना है भाई। मैं आपको एक एक इम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। आगे बढ़े, चलिए अब कुछ देख लेते हैं हार्वेस्टर के बारे में। ये देखो आप, कंबाइन हार्वेस्टर आपने केवीके में मोस्टली देखा होगा इसको, है ना। रैपर हो गया, थ्रेशर हो गया, ये आपका ट्रेलर हो गया, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट से इम्प्लीमेंट्स जिसको हम यूज़ करते हैं अपने फील्ड में, है ना, डिफरेंट पर्पसेस के लिए। तो होप सो गाइस आप लोग इस डायग्राम को, इस इम्प्लीमेंट्स को कभी भूलेंगे नहीं। जब भी मैं बोलूँगा चिजल प्लाउ तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि चिजल प्लाउ दिखाई कैसा पड़ता है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई एवरीवन। चलिए अब आते हैं अपने स्लाइड के ऊपर। आज हमारा इंट्रोडक्शन है, ठीक है। आज हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन को हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। प्राइमरी टिलेज क्या होता है, क्योंकि क्लासिफिकेशन एक बड़ा हमारा टॉपिक हो जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ टिलेज, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन लेक्चर है। आज आप
कुछ बातें जो है वो सीख के जाएंगे कि भैया टिलेज क्या होता है, टिल्थ क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों टिलेज करते हैं हम लोग, और कुछ इंपॉर्टेंट जो हमने इंप्लीमेंट के देखा उसको आप एक बार अच्छे तरीके से अपने माइंड में रख लेंगे। केवल इतनी बातें हम समझेंगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट से डेटा है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, और ये डेटा जो है वो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। मैं सबसे पहले इसको इरेज करता हूँ, अब ध्यान से समझना। देखो एक होता है ना सर कि हम टिलेज कर रहे हैं अपने फील्ड के अंदर, तो कितना टिलेज करेंगे, कितना टिलेज जो होता है हमारे लिए बेटर होता है। तो टिलेज का कुछ तो एक सर्टेन लिमिट्स होगा, उसके नीचे टिलेज नहीं करना है तो फिर काफ़ी दिक्कत होगा, फिर काफ़ी डीप वो टिलेज करा लेगा। तो इसलिए हर क्रॉप्स के लिए अपना टिलेज का जो पैरामीटर है वो अलग अलग होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ सेलो टिलेज के बारे में, सेलो मतलब समझते हो, ऐसे क्रॉप जिनका जो रूट है वो उतना डेप्थ तक नहीं जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सेलो क्रॉप, है ना। तो उनके लिए हम पर डीप में टिलेज क्यों करेंगे, सेलो टिलेज करेंगे। और सेलो टिलेज करने का जो आपका ऑप्टिमम डेप्थ होता है वो 10 से 20 सेंटीमीटर होता है मेरे भाई, ठीक, याद रखेंगे 10 से 20 सेंटीमीटर। अगला आता है अगर आपको डेप्थ में करना है तो ऐसे क्रॉप जिनका रूट जो काफ़ी डेप्थ तक जाता है, काफ़ी अंदर तक जाता है, वैसे क्रॉप को हम बोलते हैं डीप रूटेड क्रॉप। और उनके लिए जो हम टिलेज करते हैं वो डीप टिलेज करते हैं, और इनका जो साइज़ होता है वो आपका 15 से 30 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा अगर हम सेलो टिलेज कर रहे हैं सेलो क्रॉप के लिए तो 10 से 20 सेंटीमीटर करेंगे, और ये सबसे ऑप्टिमम माना जाता है, ठीक है। अगर आप डीप कर रहे हो तो कितना करेंगे, 15 से 30 सेंटीमीटर करेंगे, ये बट एकदम याद रखना माइंड में, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर थोड़ा अगर चालाक हुआ तो वो आपसे क्या करेगा, एक क्योंकि बच्चा सब रट के आता है ना, तो वो थोड़ा सा आपको घुमा के ले जाएगा कहाँ पे, अकॉर्डिंग टू CRIDA। होप सो आप लोगों ने इस इंस्टीट्यूट का नाम सुना होगा, क्रीडा, जो कहाँ है, हैदराबाद में, ठीक है। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ क्रीडा, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। कहाँ है ये मेरे भाई, हैदराबाद के अंदर है, ठीक है। देखो इनका क्लासिफिकेशन है जो आपको याद होना चाहिए। अगर हम बात करें सेलो, जो आपके सेलो रोटेड क्रॉप होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्रीडा ये कितना होता है, 5 to 6 सेंटीमीटर, है ना। सेलो के लिए कितना, 5 to 6 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू क्रीडा। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो साफ साफ मेंशन वहाँ किया रहेगा अकॉर्डिंग टू क्रीडा, ठीक है। नो अगर हम बात करें मीडियम, तो मीडियम के लिए कितना हो जाएगा, मीडियम के लिए कितना हो जाएगा, मीडियम के लिए हो जाता है आपका 15 से 20 सेंटीमीटर, 15 से 20 सेंटीमीटर, हाँ 15 से 20 सेंटीमीटर। और अगर डेप्थ की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 से 30 सेंटीमीटर। तो कुछ नहीं है, सिंपल 5 से 6 हो गया सेलो के लिए, 15 से 20 हो जाएगा आपका। मीडियम के लिए डेप्थ में हो जाएगा तो 25 से 30 हो जाएगा सेंटीमीटर। तो ये अकॉर्डिंग टू क्रीडा हो गया, ठीक है। तो होप सो गाइज आज आप समझ पाए होंगे कि टिलेज क्या होता है। आप भूलिएगा नहीं कभी कि टिलेज क्या होता है ना। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि भैया ऑब्जेक्टिव क्या होता है टिलेज का, ठीक है। मैं आपको ना दिखाता हूँ एक डायग्राम, ठीक है। होप सो उसके बाद आप और भी नहीं भूलेंगे। ये डायग्राम को देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख के जो है वो कभी टिलेज के बारे में भूलेंगे नहीं, है ना। आपने वैसे गांव में देखा होगा, बट जो नहीं देखे वो देख लीजिए कैसा दिखाई पड़ता है टिलेज। ये देखो, है ना, ये क्या कर रहा है, ये टिलेज तो कर रहा है अपने फील्ड में, देखो, है ना। ये तो हो गया ना, ये तो टिलेज कर रहा है अपने फील्ड के अंदर। अब टिलेज होने के बाद जिस तरीके की मिट्टी दिखाई पड़ेगी उसको टिल्थ बोलेंगे, है ना। देख पा रहे हो ये भी टिलेज हो रहा है। अब देख पा रहे हो ये क्या है आपका कंप्लीट, ये टिलेज है, देख लो, टिल्थ भी देख लो। देखो अब हमने टिलेज कर दिया। टिलेज करने के बाद आपकी फील्ड जो दिखाई पड़ रही है कुछ इस टाइप का, वो क्या है, टिल्थ है, सिंपल, है ना। कोई दिक्कत, चलिए किसी के मन में कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, एनीवन। पल्वेराइजेशन क्या होता है, देखो पल्वेराइजेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि आप जब टिलेज करोगे, पल्वेराइजेशन का ध्यान सुनो, पल्वेराइजेशन का मतलब क्या होता है कि ये फील्ड आपकी, और फील्ड में जब आप प्लॉइंग करेंगे तो होता क्या है कि कुछ बड़े बड़े क्लाउड्स आपको देखने को मिलेंगे फील्ड के अंदर, है ना। क्योंकि आप क्या करो, मिट्टी आपकी कॉम्पैक्ट थी, काफ़ी टाइट थी, आपने प्लॉइंग करी, तो प्लॉइंग करने से क्या होगा, कुछ ऐसे मिट्टी के क्लॉट्स होंगे जो काफ़ी साइज में बड़े होंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्या उनको ऐसे छोड़ देंगे, नहीं, इनको हम ब्रेक करेंगे, और ब्रेक करने की जो प्रोसेस होता है ना, उससे हम बोलते हैं पल्वेराइजेशन। इज इट क्लियर एवरीवन। पल्वेराइजेशन क्या होता है, तो सिंपल, जो बड़े क्लॉट्स होते हैं उनको ब्रेक कर देते हैं स्मॉल क्लॉट्स के अंदर, और दिस प्रोसेस इज नोन एज पल्वेराइजेशन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया।
चलिए फिर गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। होप सो आपको आज का जो इंट्रोडक्शन लेक्चर था हमारा टिलेज के बारे में वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट डिटेल में समझेंगे कि आपके जो टाइप्स क्या क्या होते हैं टिलेज के, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पर्पज़ के लिए, ठीक ना, कोई दिक्कत। ये नोट्स को आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना और एक बार जो है वो फटाफट रिवाइज कर लेना। वैसे आज कुछ खास मैंने पढ़ा नहीं है, बट फिर भी एक बार आप रिवाइज कर लेना, आपके माइंड में वो हमेशा भी रहेगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।